बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स न्यू बुक का चैप्टर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया हुआ है और उसमें आज हम टॉपिक 9.13 टॉपिक का नाम है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। इस कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको यहाँ तक देखते हैं। स्टूडेंट्स, जो रेजिस्टिविटी है ये आपके लिए एक नया टॉपिक है जो आपने मैट्रिक लेवल पे पहले नहीं पढ़ा। तो रेजिस्टिविटी तक पहुंचने के लिए हमें रेजिस्टेंस से स्टार्ट लेना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस आपने पढ़ी है कि फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस या चार्ज करियर्स के रास्ते में जो आप रुकावट देखते हैं वो रेजिस्टेंस होती है। अब रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे कि अगर ये कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। अगर इस कंडक्टर की लेंथ कम है तो उसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी। यानी आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक पाइप है और पाइप के अंदर वाटर ने फ़्लो करना है, जितना लंबा पाइप होगा, जितनी लंबी उसकी लेंथ होगी, उतना ज़्यादा पानी को आगे जाने के लिए टाइम लगेगा, और जितनी लेंथ कम होगी उसे हम कह सकते हैं वाइस वर्सा, उतना ही हमारे पास कम टाइम लगेगा। इस तरह कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी, और जितनी इस कंडक्टर की लेंथ कम होगी उतनी फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कम रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, और रेजिस्टेंस डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। अब एरिया के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन इस तरह है कि किसी भी चीज़ का एरिया जितना कम होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, और जिस चीज़ का एरिया जितना ज़्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। अब ये किस तरह है कि आपके पास एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है और एक का कम है। आपको पता है कि जिसका एरिया ज़्यादा है उसके अंदर से वाटर के फ़्लो करने के लिए, वाटर को फ़्लो करने में आसानी रहेगी एज़ कम्पेयर टू जिसका एरिया कम है। तो इसका मतलब है कि बड़े एरिया वाला जो पाइप है उसके अंदर रेजिस्टेंस का सामना कम है, रुकावट का सामना कम है, एज़ कम्पेयर टू दैट पाइप जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस को ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। तो इसी तरह ही इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्टर का आप केस इस तरह इमेजिन कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन और रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन एरिया के साथ इसको एक ही इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आपको याद हो तो हम रेजिस्टिविटी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमें रेजिस्टिविटी की टर्म इसमें लेके आनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कोई भी डायरेक्ट या इन्वर्स का साइन होता है तो उसको ख़त्म करके हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाने के बाद इस साइन को डायरेक्टली इन्वर्सली के साइन को ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, और वो हमारे पास है रेजिस्टिविटी। अब रो आपके पास रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल भी होता है। रेजिस्टेंस किसी भी वायर की कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, जबकि रेजिस्टिविटी रो जो है ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिससे वो वायर बनी होती है। तो ये स्टूडेंट्स इसके कुछ एमसीक्यूज़ हैं, और रेजिस्टिविटी हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ही है। अब अगर हम रेजिस्टिविटी को सेपरेट करना चाहें इस फार्मूले से, और हम देखना चाहें कि रेजिस्टिविटी का सेपरेटली फार्मूला क्या बनता है, तो आप रेजिस्टिविटी को इसी साइड पे रखें। एरिया यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो वो रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई होगा। लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पर लेंथ आके डिवाइड हो जाएगी। तो ये है मैथमेटिकल रिलेशनशिप फॉर द रेजिस्टिविटी। अब अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन सेपरेट से आए डिफाइन रेजिस्टिविटी, तो आप बताएंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और इसको हम कैसे समझेंगे, आपको पता है कि हम जो ऑब्जेक्ट लेते हैं मोस्टली हम क्यूब लेने, उसकी एक साइड की लेंथ मीटर है, दो साइड्स की लेंथ एरिया निकालने के लिए मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, और मीटर क्यूब का मतलब है कि हम तीन साइड्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो तीनों साइड से जो हम उसकी पूरी वॉल्यूमेट्रिक डायमेंशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर क्यूब ऑफ द मटेरियल, और इसका जो यूनिट है वो हमारे पास है ओहम मीटर। अब ओहम मीटर किस तरह, ये भी मैं आपको ड्राइव करके बता देती हूँ, लेकिन पेपर में आप इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे यूनिट को लेके। सपोज स्टूडेंट्स आपसे कहा जाता है कि इसका यूनिट कैसे ड्राइव किया गया है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट आपके पास ओहम है, एरिया का यूनिट दो साइड्स को मल्टीप्लाई करने से आता है यानी कि मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट मीटर है एक साइड का। तो स्क्वायर यहाँ पे 2 मीटर हैं, वो ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएंगे,
तो हमारे पास आता है ओहम मीटर। सो द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी इज़ ओहम मीटर। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक न्यू टर्म है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस का रिलेशनशिप है रेजिस्टेंस के साथ, और कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी का रिलेशनशिप है रेजिस्टिविटी के साथ। आपने अभी तक दो टर्म्स पढ़ी। जब हमने डेरिवेशन स्टार्ट की थी हमने रेजिस्टेंस को पढ़ा, और रेजिस्टेंस के बाद हम पढ़ रहे थे पीछे रेजिस्टिविटी को। अब कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस को आप इसे यहाँ से भी याद कर सकते हैं, जिसके एंड पे ए एन सी ई है उसका रिलेशन ए एन सी ई वाली टर्म के साथ है, और जिसके एंड पे वी आई टी वाई है उसका रिलेशन वी आई टी वाई के साथ है। यानी कंडक्टेंस क्या होगी? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। यानी रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू आएगी अगर आप उसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कंडक्टेंस आ जाएगी। एज इट इज़ अगर आप रेजिस्टिविटी की वैल्यू को निकालते हैं और उसको 1 पे डिवाइड कर देते हैं, ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी अगर आप करें तो वो आपके पास कंडक्टिविटी है। तो कंडक्टेंस की डेफिनेशन देखें, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये हमें मैथमेटिकल फॉर्म से पता चल रहा है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और मैं इसका फॉर्मूला फिर किस तरह बनेगा? कंडक्टेंस जी इज इक्वल्स टू 1/r। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, और इसका यूनिट पर ओहम। पर ओहम कैसे है? क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास ओहम है, तो इसका निकालेंगे 1/ओहम, तो वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास ओहम की पावर -1 या पर ओहम के। इस तरह हमारे पास कंडक्टिविटी है, वो हम कहते हैं इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, रेजिस्टिविटी की रो होती है। तो ये हम इसका मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। इसका अब यूनिट चाहिए। यूनिट क्या होगा? रेजिस्टिविटी का यूनिट स्टूडेंट्स अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया था, और वो हमारे पास था ओहम मीटर। अब क्योंकि हम इसका यूनिट कैलकुलेट करना चाहते हैं 1/ओहम मीटर, आप ओहम को ऊपर लेके आएँ तो ओहम की पावर -1, मीटर की पावर -1। तो आप कह सकते हैं कंडक्टिविटी का यूनिट हमारे पास पर ओहम पर मीटर है। पर ओहम को हम मोहो भी कह देते हैं इस तरह से, और वो आप इसके इक्वल भी लिख सकते हैं। अब ये इसका कुछ एक MCQ है कि कंडक्टेंस किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह जो कंडक्टिविटी वो भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए ही होता है। और इसके अलावा ये MCQ में पिक किया जा सकता है कि सिलिकॉन और कॉपर जो है हमारे पास, हम वायर्स के अंदर कॉपर को क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये दोनों गुड कंडक्टर्स हैं, और जो चीज़ अच्छी कंडक्टर है वो इलेक्ट्रॉन्स के को एक अच्छा पाथ प्रोवाइड करती है कि वो उसके अंदर से फ़्लो कर सकें। इसीलिए हम इनको वायर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की, चार्जेस की और सिग्नल्स जो भी हम वायर्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी ट्रांसमिशन जल्दी हो जाए। तो स्टूडेंट्स टॉपिक का नाम था रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। अब हम रेजिस्टिविटी को पढ़ चुके हैं, अब हम इसके डिपेंडेंस को देखते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स आप बुक से करेंगे। बुक का पेज नंबर 204 है, और इस पे जो लास्ट पैराग्राफ है यहाँ लिखा हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर। यहाँ से लेकर लास्ट तक इस एक्सप्लेनेशन आएगी, और मैं इसको डिफाइन करती हूँ ये क्या लिखा हुआ है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द कोलिजन। अब कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो मटेरियल या वो चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को परमिट करती है, उसको इजी कर देती है। अगर आपके पास ये कोई कंडक्टर है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, और इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने की वजह से इसमें जो चार्जेस जो प्रेजेंट है हमारे पास, हम कहते हैं कि इनके दरमियान कोलिजन है। और कोलिजन क्यों है? क्योंकि ये आपस में भी टकराते हैं और इस कंडक्टर की वॉल्स के साथ भी टकराते हैं। अब इस कोलिजन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो है इसके अंदर होती है कोलिजन। अब इस कोलिजन की वजह से ये रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, यानी इसमें रेजिस्टेंस रुकावट आ जाती है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और जितनी कम होगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी एटम या किसी भी लेटिस के अंदर प्रेजेंट है, किसी कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट है, वो रेजिस्टेंस को फेस करते हैं। अब अगर ये तो पहले ही फ्लो कर रहे हैं और पहले ही ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, हम क्या करते हैं? हम इसका टेम्परेचर राइज कर देते हैं। अब जब हमने टेम्परेचर राइज किया तो इलेक्ट्रॉन्स तो पहले ही मोशन में थे, इलेक्ट्रॉन्स तो पहले ही कोलाइड कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि इनका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है या इनकी कोलिजन है वो ज़्यादा हो जाती है पहले की निस्बत। तो अब ये भी ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है कि इनकी जो कोलिजन है वो पहले की निस्बत, उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो अब हम कह सकते हैं कि पहले की निस्बत अब इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स के पास एक बड़ा टारगेट है कि उन्होंने कोलिजन के क्रॉस सेक्शन को टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ करना है।
कि पहले ये आपस में टकरा रहे थे और उसके साथ वॉल्स के साथ टकरा रहे थे, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, इनकी वेलोसिटी ज़्यादा होंगी, इनका टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से आप ये आपस में और ज़्यादा मज़ीद टकराने लग गए हैं। इस वजह से जो एटम्स हैं अब उनके पास एक टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से एक बड़ा टारगेट है, उन्होंने ज़्यादा कोलाइड करना है। हम इसीलिए कहते हैं कि जब हमने टेम्परेचर ज़्यादा किया तो उनके दरमियान कोलिजन ज़्यादा होने की वजह से मटेरियल की रेजिस्टेंस बढ़ गई। अब मटेरियल की जो रुकावट है वो पहले की निस्बत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फास्टली मूव कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो राइज़ करती है या इंक्रीज़ करती है विद दी टेम्परेचर। और यही बात हमने इस पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे लिखी हुई है। मैंने आपको ये इजी वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको बिल्कुल अपने अल्फाज में सादा अल्फाज में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि एक्सप्लेनेशन के एज सच कोई मार्क्स नहीं होते, लेकिन यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन इसलिए वैलिड है क्योंकि टॉपिक का नाम ही इस तरह था कि रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर पर टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पर कौन से इफेक्ट्स आते हैं। इसको बिल्कुल ईजी और सिंपलर वे के अंदर लिख सकते हैं। अब अगर हम रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ देखें कॉपर के लिए, हम ये कॉपर के लिए ग्राफ देख रहे हैं, तो इनके दरमियान पहले स्ट्रेट लाइन आती है और जो स्ट्रेट लाइन ऐसे जानी चाहिए थी वो आगे थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का यहाँ पर कांस्टेंट ही रिलेशन चल रहा है, लेकिन फिर आगे जाके जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है थोड़े टेम्परेचर पर, क्योंकि अभी यहाँ पे भी कोई ना कोई टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर होगा या कोई और टेम्परेचर होगा, लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो थोड़ा सा वहाँ पर हमारे पास ग्राफ का बिहेवियर भी नॉन लीनियर हो जाता है, लेकिन ये तब होता है जब आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा हो। अब इसके बाद इसी लॉन्ग क्वेश्चन का सब पार्ट है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जब आपके पास बोर्ड में आएगा तो आप सारा लिखेंगे जो मैंने पूरी वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन, ये मैथमेटिकल फॉर्म भी है। अगर आप कहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में तो मैं आपको ड्राइव कर दूंगी, लेकिन आपके लेवल के हिसाब से अगर आप इतना याद कर लें तो भी इनफ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आर टी भी रेजिस्टेंस है, आर नॉट भी रेजिस्टेंस है और दूसरा आर नॉट भी रेजिस्टेंस है। अल्फा हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है और टी आपके पास टेम्परेचर है। अब आर टी क्या है, ये आपके पास रेजिस्टेंस है एट टेम्परेचर टी। आर नोट क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, आर नोट अगेन वही, और टी टेम्परेचर है, अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी आपके पास कंडक्टर है, पहले हमने उसको 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा है और थोड़ी देर के बाद उसका टेम्परेचर हम राइज कर देते हैं T डिग्री सेल्सियस। वो कोई भी टेम्परेचर है, वो 15 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। हमने जस्ट जनरली उसको T डिग्री सेल्सियस लिखा है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो उसकी रेजिस्टेंस है वो आर नोट होगी और टी पे जो उसकी रेजिस्टेंस है उसको हम कहते हैं आर टी, और जो टेम्परेचर का चेंज आया है उसको हमने यहाँ पे कहा हुआ है टी। अब देखें यहाँ पर हमारे पास राइट साइड पे रेजिस्टेंस की तीनों टर्म्स हैं और टेम्परेचर उसके साथ डिवाइड हो रहा है। तो इसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को हम कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में फ्रैक्शनल चेंज हो रहा है ओवर, हमारे साथ पास ये साइन आ रहा है पर केल्विन, और टेम्परेचर में किस तरह से चेंज आ रहा है पर केल्विन के हिसाब से। टेम्परेचर का जो यूनिट है वो यहाँ पर हम केल्विन का इस्तेमाल करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। और क्योंकि रेजिस्टेंस की मैथमेटिकल फॉर्म आपने ड्राइव की थी पीछे, वो आपने निकाली थी R इज इक्वल्स टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। अब अगर आपके पास आर टी आ जाता है, अगर आपके पास आर टी आ जाता है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल्स टू आर टी, और आप इसे लिखेंगे रो इज इक्वल्स टू, आप इसी फॉर्मूले को आर टी के लिए लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ टी लगाएंगे तो रेजिस्टिविटी में भी चेंज आ रहा है, हम यहाँ पे भी टी लगाएंगे। अगर आप इस फॉर्मूले में आर नोट का इस्तेमाल करेंगे तो रेजिस्टिविटी के साथ भी नोट आएगा एल डिवाइडेड बाई ए। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं आर टी की और आर नोट की। इन दोनों को हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट करवाएंगे, पुट ए एंड बी इन इक्वेशन 1। तो अल्फ़ा आपके पास इक्वल आएगा आर टी की जगह रो टी एल डिवाइडेड बाई ए माइनस आर नोट की जगह रो नोट एल डिवाइडेड बाई ए, और नीचे आर नोट की जगह रो नोट एल डिवाइडेड बाई ए, और इसके साथ है आपके पास टी। अब यहाँ पे देखें न्यूमिनेटर में एल ओवर ए दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है, तो आप एल ओवर ए को कॉमन ले सकते हैं। एल ओवर ए अंदर क्या बचेगा,
रो टी माइनस रो नोट एल ओवर ए और साथ है टी। यहाँ पे एल ओवर ए को हम इसलिए कॉमन नहीं ले रहे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी गोल आ जाएगा रो टी माइनस रो नोट टी। तो ये आपके पास अल्फ़ा का जो है वो फाइनल अल्फ़ा की मैथमेटिकल फॉर्म आती है, जहाँ पे टी अगेन हमारे पास टेम्परेचर है, रो रेजिस्टिविटी है, रो टी बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह रेजिस्टिविटी एट टी डिग्री सेल्सियस है, रो नोट रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस है। अब क्योंकि हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसके भी दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। जिस चीज़ के रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ करती है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, और जिस चीज़ के रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डिक्रीज़ करती है उसको हम कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट वो हैं जिनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितनी टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे रेजिस्टेंस कम होगी, जिसमें जर्मीनियम और सिलिकॉन आते हैं। और पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट बिल्कुल इसका उल्ट है। पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट्स आर दोज इन विच रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। यहाँ पे एक साइड बॉक्स है, टेबल 9.2 में देखें, यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस की रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कॉफिशिएंट्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं। आप एक दो याद कर लीजिएगा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और पेपर के लिए। वैसे आप यहाँ से सिलिकॉन, जर्मीनियम और सिल्वर कॉपर ये याद कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे पास फॉर योर इन्फॉर्मेशन लिखा है कि इंस्पेक्टर्स कैन ईजिली चेक द रिलायबिलिटी ऑफ अ कंक्रीट ब्रिज, कि एक ब्रिज जो कंक्रीट का बना हुआ है उसके अंदर क्योंकि कार्बन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं उस वजह से वो उसकी रिलायबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर क्रैक्स हैं या नहीं है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जो फाइबर्स हैं कार्बन फाइबर्स वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और जब सेंसर्स शो करते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टेम्परेचर और टाइम के साथ बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फाइबर्स हैं वो एक दूसरे से लदा हो रहे हैं और लदा होने की वजह से उसमें क्रैक्स प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ नहीं रही बल्कि उतनी ही है, कांस्टेंट ही है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो फाइबर्स हैं क्योंकि वो तो कंडक्टिंग है तो हम कहेंगे यहाँ पे क्रैक्स जो हैं प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से हमें ब्रिज को पूरी थोरोली उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम इस तरह से शॉर्टकट मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए, स्मार्ट टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हम नुकसान से बच सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।